दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर को भी आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एलिफेंट्स ट्रंक। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ पर एलिफेंट के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। जब हम किसी सब्जेक्ट के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है का के की। और ट्रंक का मतलब होता है सूंड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द एलिफेंट्स ट्रंक मतलब कि हाथी की सूंड। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर सीखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long, long ago, the elephants had a small trunk। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। इस तरह का जो वाक्य है उसको पास्ट पजेसिव का सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत समय पहले। द एलिफेंट्स, और दोस्तों ये जो एलिफेंट है यहाँ पर एस का एलिफेंट्स ये एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर एक से अधिक हाथियों के बारे में बात हो रही है। तो क्या मतलब हुआ कि लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले। द एलिफेंट्स हैड अ स्मॉल ट्रंक मतलब कि जो हाथियों की एक छोटी सूंड हुआ करती थी, या हाथियों की एक छोटी सूंड थी। उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बहुत समय पहले हाथियों की छोटी सूंड होती थी। चलिए आगे देखिए। इट वॉज नॉट एज लॉन्ग एज इट इज़ नाउ। क्या मतलब हुआ? इट वॉज नॉट एज लॉन्ग एज इट इज़ नाउ मतलब कि ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी उस समय नहीं हुआ करती थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इट वॉज नॉट एज लॉन्ग एज इट इज़ नाउ मतलब कि जितनी बड़ी ये अब है उतनी बड़ी वो उस समय नहीं हुआ करती थी। वन डे एन एलिफेंट वेंट टू द रिवर बैंक। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस प्रीपोजिशन पर दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर एलिफेंट के साथ एन का प्रयोग किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा नाउन का प्रयोग करते हैं जिसका जो पहला जो उसका अल्फ़ाबेट है, यदि वो किसी भी तरह से वाउल्स का वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, या फिर इस तरह का जो साउंड आता है वाउल का, तो वहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना होता है प्रीपोजिशन के रूप में। और यदि ऐसा ना हो तब हमें ए का प्रयोग करना होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये ई का प्रयोग, एलिफेंट में ई आ रहा है तो इस वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है प्रीपोजिशन के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, एन एलिफेंट मतलब एक हाथी, वेंट गया, टू द रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एन एलिफेंट वेंट टू द रिवर बैंक मतलब एक दिन एक हाथी नदी के किनारे पर गया। ही सॉ आ क्रोकोडाइल देयर। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सो सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। और दोस्तों, आपको यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी है, कई बार इसे लोग सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको इसको सॉ पढ़ना है। तो क्या मतलब हुआ? ही सॉ आ क्रोकोडाइल देयर। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, मतलब उसने, ही मतलब उसने, ही सॉ अ क्रोकोडाइल देयर उसने वहाँ एक मगरमच्छ को देखा, उसने वहाँ एक मगरमच्छ को देखा। द एलिफेंट टीज्ड द क्रोकोडाइल सेइंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, टीज करने का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना,
और ये किसी को चिढ़ाना या फिर छेड़ना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये भी अफर्मेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। द एलिफेंट टीज्ड द क्रोकोडाइल सेइंग, मतलब जो एलिफेंट था, जो हाथी था, उसने क्रोकोडाइल को मतलब मगरमच्छ को चिढ़ाया, सेइंग ये कहते हुए, हे यू क्रॉलिंग क्रिएचर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगने वाला, और ये एक एडजेक्टिव है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। हे यू क्रॉलिंग क्रिएचर्स मतलब कि तुम रेंगने वाले प्राणी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द एलिफेंट टीज्ड द क्रोकोडाइल सेइंग हे यू क्रॉलिंग क्रिएचर्स, मतलब कि जो हाथी था उसने मगरमच्छ को चिढ़ाया ये कहते हुए कि तुम रेंगने वाले प्राणी। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू हैव सच अ लॉन्ग बॉडी। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है, और पजेसिव का मतलब होता है, ये वाला जो वाक्य है, कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इस तरह का जो वाक्य है उसको पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई डोंट अंडरस्टैंड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना होता है। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ आपको डू नॉट, या आप इसको शॉर्ट में डोंट में लिख सकते हैं, डोंट का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब मैं नहीं समझता या मुझे नहीं समझ आता। वाई यू हैव सच अ लॉन्ग बॉडी मतलब आपके पास इतना बड़ा शरीर क्यों है, लंबा शरीर क्यों है। लॉन्ग मतलब लंबा। तो उसने क्या कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि वाई यू हैव सच अ लॉन्ग बॉडी, आपका इतना बड़ा शरीर क्यों है। चलिए आगे देखिए। द क्रोकोडाइल फेल्ट इंसल्टेड एट हिज वर्ड्स। क्या मतलब हुआ? द क्रोकोडाइल फेल्ट इंसल्टेड एट हिज वर्ड्स एंड लॉस्ट हिज टेम्पर। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है फेल्ट, ये फील की सेकेंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है महसूस करना, और फेल्ट मतलब महसूस किया। और इंसल्टेड, फील इंसल्टेड का मतलब होता है अपमानित महसूस करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द क्रोकोडाइल फेल्ट इंसल्टेड एट हिज वर्ड्स मतलब कि जो मगरमच्छ था उसे उसके शब्दों पर, और हिज वर्ड्स यहाँ पर जो है ये हाथी के द्वारा बोले गए शब्दों को का यहाँ पर जिक्र किया गया है। हिज वर्ड्स मतलब ये जो हिज है ये हाथी के बारे में बात हो रही है। तो क्या मतलब हुआ? द क्रोकोडाइल फेल्ट इंसल्टेड एट हिज वर्ड्स मतलब जो मगरमच्छ था उससे उसके शब्दों पर, उसकी कही गई बातों पर अपमानित महसूस हुआ। एंड लॉस्ट हिज टेम्पर, और दोस्तों ये लूज की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब खो देना, गंवा देना। एंड लॉस्ट हिज टेम्पर, और उसने अपना आपा गंवा दिया। लॉस्ट टेम्पर का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं जब कोई व्यक्ति अचानक गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, और इसे कई बार इस तरह से भी कहा जाता है आपा गंवा देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एंड लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा गंवा दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द क्रोकोडाइल फेल्ट इंसल्टेड एट हिज वर्ड्स एंड लॉस्ट हिज टेम्पर मतलब मगरमच्छ ने उसकी बातों पर अपना खुद को अपमानित महसूस किया और उसने अपना आपा खो दिया। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, ओ आई मस्ट शो यू द यूज़ ऑफ माई बॉडी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप अवश्य का प्रयोग करते हैं और साथ में वहाँ पर कुछ इस तरह की एडवाइस भी दिखाते हैं। जैसे आप कोई मान लीजिए ऐसा वाक्य बनाते हैं जैसे आपको अवश्य पार्क जाना चाहिए, मतलब जहाँ पर आप अवश्य भी लगाते हैं और साथ में चाहिए भी लगाते हैं, मतलब आप किसी तरह का कोई सुझाव देते हैं किसी को और साथ में, और वो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी इस तरह का वाक्य बनाते हैं जहाँ पर चाहिए के साथ में ज़रूर या फिर अवश्य जैसा कोई शब्द आए, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल होता है। और शो का मतलब होता है दिखाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई मस्ट शो यू द यूज़ ऑफ माई बॉडी मतलब मुझे अवश्य ही आपको अपने शरीर का इस्तेमाल दिखाना चाहिए। चलिए आगे देखिए। सेइंग सो ऐसा कहकर या ऐसा कहते हुए, द क्रोकोडाइल इमीडिएटली कॉट द एलिफेंट्स ट्रंक इन हिज माउथ। क्या मतलब हुआ? सेइंग सो मतलब ऐसा कहते हुए,
द क्रोकोडाइल इमीडिएटली कॉट। और दोस्तों इमीडिएटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत, और ये कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सेइंग सो ऐसा कहते हुए जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, इमीडिएटली कॉट उसने मतलब कि तुरंत पकड़ लिया, द एलिफेंट्स ट्रंक उसने तुरंत हाथी की सूंड को पकड़ लिया, इन हिज माउथ अपने मुंह में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सेइंग सो द क्रोकोडाइल इमीडिएटली कॉट द एलिफेंट्स ट्रंक इन हिज माउथ, मतलब ऐसा कहते हुए मगरमच्छ ने तुरंत हाथी की सूंड को अपने मुंह में पकड़ लिया। चलिए आगे देखिए, द एलिफेंट क्राइड इन पेन। और दोस्तों क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या फिर रोना। तो क्या मतलब हुआ, द एलिफेंट क्राइड, जो एलिफेंट था, जो हाथी था, वो चिल्लाया, इन पेन मतलब कि वो दर्द में चिल्लाया। हियरिंग हिज क्राइज। और दोस्तों ये जो वर्ड है क्राई, यहाँ पर इसको क्राई का जैसा मतलब मैंने आपको बताया एक वर्ब है जिसका मतलब रोना या चिल्लाना। उसके अलावा जो क्राई शब्द है वो एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है चीखना वगैरह, और यहाँ पर उसी का नाउन का यूज़ किया गया है और ये एक प्लूरल नाउन के रूप में किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हियरिंग हिज क्राइज मतलब उसकी चीखों को सुनकर, द अदर एनिमल्स मतलब जो अन्य जानवर थे, अन्य पशु थे, लाइक जैसे कि जिराफ, जैकल भेड़िया, एंड हॉर्स और घोड़ा, केम टू हिज हेल्प। और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम टू हिज हेल्प मतलब उसकी मदद के लिए आए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, हियरिंग हिज क्राइज मतलब उसकी चीखों को सुनकर, द अदर एनिमल्स लाइक जिराफ, जैकल एंड हॉर्स केम टू हिज हेल्प मतलब जो अन्य पशु थे, जो दूसरे जानवर थे जैसे कि जिराफ, भेड़िया और हॉर्स मतलब कि घोड़ा, वो उसकी मदद के लिए आए। दे पुल्ड द एलिफेंट बाय हिज टेल। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों पुल का मतलब होता है खींचना, और ये भी सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर पास ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दे। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है और ये एक प्लूरल नाउन है। दे पुल्ड द एलिफेंट बाय हिज टेल मतलब कि उन्होंने हाथी को उसकी पूंछ से खींचा। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। जो हाथी है, हाथी की सूंड को मगरमच्छ ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, और हाथी को ये जो बाकी हैं जिराफ और घोड़ा और भेड़िया ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पूंछ से उसको पीछे की ओर खींच रहे हैं। चलिए आगे देखिए, दिस पुलिंग फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड कॉज्ड द ट्रंक टू बी स्ट्रेच्ड। क्या मतलब हुआ, दिस पुलिंग, और पुलिंग का मतलब हुआ ये जो खींचने की जो क्रिया थी, पुलिंग का मतलब खींचना, ये जो खींचने की क्रिया थी कहाँ से, फ्रॉम फ्रंट सामने से, एंड बिहाइंड और पीछे से। कॉज्ड, कॉज का मतलब होता है किस चीज़ की वजह बनना, वो वजह बन गई, कारण बन गई। द ट्रंक टू बी स्ट्रेच्ड, किस चीज़ का कारण बन गई कि वो जो सूंड थी, ट्रंक टू बी स्ट्रेच्ड मतलब उसमें खिंचाव की जो थी वो वजह बन गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो खींचने की जो प्रक्रिया थी सामने से और पीछे से, ये वजह बन गई, जो सूंड का खींचने की वजह बन गई। चलिए आगे देखिए, दिस इज हाउ मतलब ये दिस इज हाउ एलिफेंट्स ट्रंक ग्रीव लॉन्ग मतलब दिस इज हाउ मतलब इस तरह से जो हाथी की एलिफेंट्स ट्रंक मतलब जो हाथी की पूंछ थी, ग्रीव लॉन्ग वो लंबी हो गई। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी और मज़ेदार कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। और आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं, कई बार मैं आपके कमेंट्स देखता हूं कि आप इस किताब का नाम जानना चाहते हैं, इस बुक का। तो इस किताब का नाम है ग्रैंडपा टेल्स। बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी होगी, और अपना कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं जो भी आपका सुझाव हो। और इस कहानी के अंदर ऐसा कोई मॉरल नहीं है, तो अपनी तरफ से आप मॉरल भी ज़रूर दें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।